तो कंप्लीट ज्योग्राफी रिवीजन सीरीज के सेकंड लेक्चर में स्वागत है आपका। टॉपिक चल रहा है यूनिवर्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कर लिया। होपफुली आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दैट पर्टिकुलर लेक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम है पॉज करके आराम से पढ़ लेना। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए। इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। इवन आपके भाई बंधु सखा मित्र किसी को भी जरूरत हो तो आप उन्हें ये बात कन्वे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि अगर बाकी सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी का तो ये पूरा सीरीज चल ही रहा, आप इसको कंप्लीट कर ही लोगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू को आप इसी तरीके से डिटेल में एनालाइज करना चाहते हो तो उसके लिए आप कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। इस पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे। ओके, तो ऐसा अगर आप चैनल को विजिट करोगे तो प्लेलिस्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू मिल जाएंगे पूरा डिटेल। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्ट्रॉइड्स। देखो फिर से एस्ट्रॉइड आ गया, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था, मैंने वहां पे बोला था आपको, फिर से आगे देखेंगे। देखो एस्ट्रॉइड्स क्या है, एक रॉकी डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड आर स्मॉल बट सम हैव डायमीटर एज लार्ज एज 1000 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल ठीक है। तीसरा, द ऑर्बिट ऑफ एस्ट्रॉइड लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर और सैटर्न। अब ध्यान से समझो मैंने क्या समझाया था, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, है ना। तो मार्स और जुपिटर इन्हीं के बीच में, इनको अंदर वाले को क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल, है ना, और बाहर वाले को आउटर प्लेनेट। बोलो एकदम क्लियर है क्या। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो मिलता है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में। और ये बोला जुपिटर और सैटर्न, इसलिए गलत हुआ। तीसरा गलत, तीसरा गलत। तो बताओ एलिमिनेशन से भी आप आ जाते हैं ऑप्शन सी पे। एकदम अच्छे से क्लियर हुआ क्या आपको? गुड। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है ना। एस्ट्रॉइड जो है रॉकी डेब्रिस होते हैं, वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन। दे आर आल्सो नोन एज माइनर प्लैनेट्स या फिर प्लेनेटॉइड्स भी बोलते हैं इनको। दे आर रिमेनेंट्स ऑफ द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। और व्हेन प्लैनेट वेर फॉर्म फ्रॉम कोलिजन ऑफ स्मॉलर बॉडी, सम एस्ट्रॉइड हैव बीन विजिटेड बाय स्पेसक्राफ्ट, जैसे कि नासाज का डॉन मिशन विच एक्सप्लोर द 2 लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड, जिनका नाम था सीड्स और वेस्टा। ओके, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है ना। तीसरा गलत है, क्यों मैंने बता ही दिया आपको, इसलिए आगे बढ़ेंगे। और एक रहा कुछ और डिटेल, है ना। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द सन, सॉरी अर्थ। तो कौन सा स्टार जो है नियरेस्ट टू द अर्थ है। तो हमें पता है कि हमारा जो सन है 15 करोड़ किलोमीटर ही है ना, और बाकी सब जो है बहुत दूर है, कितना, लाइट ईयर है। और लाइट ईयर क्या होता है अभी सब समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो देखो सन जो है नियरेस्ट स्टार है टू दी अर्थ, है ना, जिस जो कितना दूर है, 8.5 लाइट मिनट अवे। कितना, 8.5 लाइट मिनट अवे। ध्यान है, लाइट ईयर नहीं बोला, लाइट मिनट। अभी लाइट मिनट और ईयर क्या होता है समझाता हूँ, देखो ध्यान से। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया, लेकिन फिर से समझाता हूँ। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है द डिस्टेंस कवर्ड बाई या ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। और 1 लाइट मिनट का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 मिनट। तो 8.5 लाइट मिनट का क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 8.5 मिनट। तो 8.5 मिनट का मतलब लगभग 500 सेकंड हुआ क्या, बोलो हाँ ना। तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा, कितना आया था पिछले लेक्चर में करके दिखाया था, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग आया था। बोलो एकदम क्लियर है क्या कि सर 8.5 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। अरे भाई मीटर पर सेकंड है स्पीड की यूनिट, तो इसलिए दोनों का सेम यूनिट करना जरूरी है। ओके, अब बाकी के बारे में बात कर लिया जाए, होपफुली आपको एक क्लियर हो गया। इसी तरीके से 1 लाइट ईयर की बात किया जाए, 1 लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। अब कैलकुलेशन ध्यान से देखो, अब लाइट की स्पीड क्या हो गई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, मीटर पर सेकंड ध्यान रखिएगा, इनटू ईयर। 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं, तो कहोगे सर 1 ईयर में 365 दिन मान लो, है ना। फिर एक दिन में 24 आवर्स मान लिया। अब उसके बाद एक दिन में 24 आवर्स में 60 मिनट होता है, ये मान लो। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये कन्वर्ट हो गया क्या सेकंड में, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि भाई 365 दिन हुआ, और 365 दिन हर दिन में 24 घंटे होते हैं, सही है। बस इनका मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन कर दो, जो आएगा वो मीटर में आएगा, और वो 1 लाइट ईयर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। बोलो ये कैलकुलेशन कर लोगे क्या। अरे भाई हाँ है ना, अब बोल दिया करो हाँ है ना, मैं सुन लिया करूंगा, डोंट वरी। ये मैं सोचो कि वीडियो है तो सर कैसे सुनेंगे। ओके, तो इसको कैलकुलेट करके आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करना है। ओके, इसमें मीटर में, उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलोमीटर में आ जाएगा। अब जो ऑप्शन में बाकी स्टार दिए गए थे उनके बारे में जानते हैं। जैसे पोलरिस एक येलो सुपर जाइंट स्टार है, दैट इज अबाउट 433 लाइट ईयर अवे। तो सोचो कितना दूर है, वहां पे पहुंचने के लिए 433 ईयर लगेगा किसको, इवन लाइट को।
है ना, लाइट की स्पीड से जाएंगे तब जाके 433 ईयर लगेगा। उसको ऑल्सो नोन इज नॉर्थ स्टार, उसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, और ये वेरी क्लोज टू द नॉर्थर्न सेलेस्टियल पोल है। और बाकी अल्फा सेंचुरी की बात करें तो एक ट्रिपल स्टार सिस्टम है। क्या ट्रिपल स्टार सिस्टम मतलब इसमें 3 स्टार है, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी और तीसरा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि बहुत क्लोज है अर्थ के। कितना? 4.24 लाइट ईयर, ध्यान है लाइट ईयर है। और वहीं पे अल्फा सेंचुरी ए और बी की बात किया जाए तो 4.37 लाइट ईयर अवे है फ्रॉम अर्थ। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी मैंने बता ही दिया। और हाँ, प्रॉक्सिमा सेंचुरी को रेड ड्वार्फ स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड ड्वार्फ स्टार। इतना ध्यान रहेगा क्या? अब सीरियस की बात करते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम है। बाइनरी का मतलब दो, मतलब इसमें सीरियस वो ए होगा और सीरियस बी होगा। बिल्कुल क्लियर है क्या आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स? है ना, मार्स पे लाइफ होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन नहीं, थर्मल कंडीशन बिल्कुल नहीं, अकरेंस ऑफ आइस कैप और फ्रोजन वाटर बिल्कुल एवरीबॉडी। वाटर जो पानी है उसका प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी प्लेनेट पे लाइफ के लिए, लाइफ बिगिन होने के लिए। तो इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन किसके लिए? फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स इज availability of liquid water, which is essential for all known form of life. Orbiting spacecraft और मोबाइल लेबोरेटरीज ऑन मार्शियन सरफेस ने यह दिखाया है कि इंपॉर्टेंट प्री रिक्वेस्टिक फॉर लाइफ स्टिल एग्जिस्ट टूडे। क्या है? एक एटमॉस्फियर एलिमेंट जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे, और इवन वाटर, ये सारा कुछ क्या है? रिक्वेस्टिक है ना, मतलब कि मेन चीज है क्या करने के लिए? लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए। एटलीस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइस, मतलब वाटर होना चाहिए, भले ही वो इन फॉर्म ऑफ आइस हो, लेकिन होना चाहिए। द अकरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर ऑन मार्स इंडिकेट करता है कि देयर मे बी लिक्विड वाटर अंडर द सरफेस और ड्यूरिंग वार्मर सीजन विच कुड प्रोवाइड अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स और जुपिटर क्या बोलते हैं? कितनी बार देख चुके? एस्ट्रॉइड बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं। 3 बार इसलिए बोला सर आपके जहन में समा जाए। पता ही है, आगे बढ़ जाए क्या? चलो बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बहुत सारे बार देख लिया पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में। टेल ऑफ कॉमेट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। देखो, मान लो अगर सन इधर है तो जो कॉमेट है उसका टेल जो है हमेशा, पूछ जो है हमेशा पीछे की साइड में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सोलर फ्लेयर है ना सन से इजेक्ट होती है, वो हमेशा इसको क्या करती है? अवे करके रखती है। तो रीजन आपको पता चली गया, तो अब देख लेते हैं। एज द कॉमेट रोटेट अराउंड द सन, नहीं। लाइट masses ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं। एज द कॉमेट रोटेट द लाइटर मास ऑफ द कॉमेट इज अट्रैक्टेड बाय सम स्टार, बिल्कुल नहीं। रेडिएशन इमिटेड बाय सन एक्सर्ट अ रेडियल प्रेशर ऑन द कॉमेट थ्रोइंग इट्स टेल अवे फ्रॉम द सन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट सी हो जाएगा। देखो इसका एक्सप्लेनेशन कि कॉमेट टेल इज कंपोज्ड ऑफ डस्ट और गैस दैट आर रिलीज फ्रॉम द कॉमेट्स न्यूक्लियस बाय द सन्स हीट और ड्रिवन बाय द सनलाइट, जिसको सोलर रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। एंड द सोलर विंड, क्या? सोलर विंड। सोलर विंड क्या है? एक स्टीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है दैट फ्लोज आउटवर्ड फ्रॉम द सन एट हाई स्पीड। सोलर विंड इंटरेक्ट विद द गैस इन द कॉमेट टेल कॉजिंग इट टू ग्लो, है ना, तो इसकी वजह से वो ग्लो भी करता है। एंड पॉइंट अलोंग द स्टीम लाइंस ऑफ द सोलर विंड, मतलब सोलर विंड ऑब्वियस है, अगर इधर से इधर जा रही है तो हमारा वो उसका जो कॉमेट का टेल है वो भी इधर जाएगा। बोलो एकदम क्लियर है क्या? कॉमेट भले ही आगे जा रहा है लेकिन टेल जो है हमेशा पीछे होगी अलोंग विद स्टीम लाइन ऑफ द सोलर विंड। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स कर दिया जाए, व्हाट शुड बी द IST, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, व्हेन इट इज नोन एट इंटरनेशनल डेट टाइम। अब ध्यान समझो, IDL इंटरनेशनल डेट लाइन पे कितना हो रहा? नून, मतलब कि 12 PM, ठीक है। अब जो इंटरनेशनल डेट टाइम है वो हमारे यहाँ से कितना चलता है? हमारे यहाँ से 6.5 घंटे आगे चलता है, मतलब कि जब 12 नून हो रहा होगा तो हमारे यहाँ 5:30 AM होगा, सुबह का 5:30, है ना। अभी तो नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर हमने रिवर्स कर दिया, क्या अर्थ के डायरेक्शन के रोटेशन को रिवर्स कर दिया तो ये भी उल्टा हो जाएगा। जो हम 6.5 घंटे पहले चल रहे थे, है ना, अब क्या होगा? 6.5 घंटे बाद हो जाएगा। तो इसमें प्लस 6.5 घंटे कर दो, मतलब कि अगर वहां पे 12 PM हो रहा तो हमारे यहाँ कितना हो जाएगा? 6.5 घंटे प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 18:30। कितना? 18:30, मतलब शाम के 6:30 बजे। कितना बज जाएगा? 6:30 PM। ध्यान रहेगा क्या? बोलो हाँ है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। होपफुली मैंने एकदम डिटेल में आपको समझा दिया, तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला कि एक पर्सन है स्पेस क्राफ्ट में सिचुएटेड एट द मिड ऑफ द अर्थ एंड सन, मतलब कि यहाँ पे सन है, मान लो यहाँ पे अर्थ है, तो उसके बिल्कुल बीच में एक स्पेस क्राफ्ट में एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, बैठे रहने दो, है ना। तो यहाँ पे मैन, M कर देते हैं, मैन। तो वो क्या देखेगा? वो देखेगा स्काई जो है ब्लैक है, ब्लैक नहीं डार्क देखेगा, डार्क मतलब डार्क ब्लैक, चलो सेम ही हो गया।
डार्क इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है नहीं तो स्केटरिंग हो नहीं पाएगा, जिसकी वजह से जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। बोलो हाँ ना। तो स्केटरिंग ऑफ लाइट एक फिनोमिना है जिसकी वजह से स्काई ब्लू दिखता है। डोंट वरी, आगे किसी लेक्चर में आएगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो स्काई ब्लैक दिखेगा उसको, बिल्कुल। स्टार डू नॉट ट्विंकल, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से स्टार ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखेगा। भाई बीच में कहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर दिखेगा? अरे बीच का मतलब समझ रहे हो ना कि 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सन और अर्थ का। तो बीच में है तो लगभग सन से कितना है, 7.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। बोलो हाँ ना। तो वहां पे तो आपको ऑब्वियस है क्या नहीं मिलेगा, एटमॉस्फेयर। तो इसलिए स्टार डू नॉट ट्विंकल, सही बात है। टेम्परेचर आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट इज मोर देन दैट ऑफ अर्थ सरफेस, नहीं देखो, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कह नहीं सकता, है ना। ऐसा क्यों? समझ ध्यान से। अभी इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए समझो कि ये पूरा गलत है ना, कि कह नहीं सकते हम। पहला दूसरा बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन हो गया बी। इसको थर्ड वाले स्टेटमेंट को डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे देखो, आप पर्सन इज स्पेस क्राफ्ट सिचुएटेड इन द, मैंने समझा ही दिया सारा कुछ। तीसरा पॉइंट को बस ध्यान से देखो, टेम्परेचर आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर, जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ सनलाइट, अल्बीडो ऑफ द स्पेस क्राफ्ट एंड प्रेजेंस ऑफ एनी शिल्डिंग या फिर इंसुलेशन, इन सब पे डिपेंड करता है। इसलिए हम श्योर शॉर्ट नहीं बता सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मिट्रॉइड्स क्या होता है? देखो, एक होता है मिट्रॉइड्स और एक होता है मीटियोर, है ना। तो मीटियोर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो क्या बन जाता है? मीटियोराइट्स बन जाता है, जो ग्लो करने लगता है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? तो मीटियोराइट पहले होता है क्या है, समझ लेते हैं। फास्ट मूविंग स्टार होता है, बिल्कुल नहीं। एक पीस ऑफ मैटर होता है विच हैज एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आउटर सरफेस, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये मीटियोर हो गया, है ना, जब वो एंटर कर गया। और जब वो एंटर नहीं किया है तो उसको मिट्राइट्स बोलते हैं। बोलो एकदम क्लियर है क्या? अगर वो स्पेस में पाया जाएगा मिट्राइट्स होगा, एंटर कर गया तो मिट्योर हो जाता है। एकदम क्लियर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, एक पीस ऑफ मैटर विच हैज एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस को मिट्योर बोलते हैं। मिट्राइट्स क्या होता है? लम्स ऑफ रॉक या आयरन होता है दैट ऑर्बिट करता है सन को। द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट बिकॉज दे डू नॉट मैच द डेफिनेशन ऑफ अ मिट्योर। बोलो एकदम क्लियर, ठीक है। फास्ट मूविंग स्टार क्या है? स्टार दैट मूव्स रैपिडली अक्रॉस द स्काई बट इट इज नॉट अ मीटियोर। पता ही है, बाकी चीजें जेनरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अहेड या फिर बियॉन्ड ग्रीनविच मीन टाइम डिपेंडिंग ऑन द वेदर दे आर ईस्ट और वेस्ट। बिल्कुल सही बात है। तो बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंशियल ऑर्डर गिव द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम अहेड टू बियॉन्ड जीएमटी। मतलब ऑर्डर में लगाना है कि कौन पहले आएगा कौन दूसरे पे, समझ रहे हो क्या? अब मान लो एक ग्रीनविच मेरिडियन लाइन हो गया, ठीक है, ग्रीन मेरिडियन टाइम जोन। अब इससे कुछ लेफ्ट में होगा, इधर कुछ राइट में होगा, तो अब एक तरफ से दूसरी तरफ चलते जाओ, 1 2 3, इस तरीके से पूरा मार्क कर दो। तो ग्रीनविच मीन टाइम का कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम ही है ना, पिछले लेक्चर में ये समझाया था कि 1 डिग्री चेंज होने पर कितना टाइम में डिफरेंस आता है, 4 मिनट का। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? तो अगर हमें पता चल जाएगा कौन ईस्ट टू वेस्ट है तो क्या आप ऑर्डर में लगा दोगे? तो बस इन सारे लोगों को मैप में देख लो, ठीक है। तो मैप में मैंने दिखाया है क्या? 1 मिनट, ठीक है। मुझे लग रहा कि मैप मैंने नहीं लगाया, तो सिंपली आप क्या करोगे, सबको गूगल करोगे। इस तरीके से आपका थोड़ा सा मैपिंग वर्क का भी रिवीजन हो जाएगा। क्यूबा, ग्रीस, इराक, कोस्टा रिका और जापान, इन सबको क्या करोगे आप? ईस्ट टू वेस्ट लगाओगे, उसके हिसाब से देख लोगे ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? अरे भाई हाँ है ना। वैसे आंसर देखा जाए तो ये है, तो इतना ज्यादा आपको थ्योरी में नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि रटने वाला थोड़े ना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, होपफुली आपको मैंने एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया। बोलो हाँ ना, ठीक है। तो देखो जीएमटी क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, मीन सोलर टाइम एट रॉयल ऑब्जर्वेटरी, जो कि है लंदन में। कहाँ पे? लंदन, काउंटेड फ्रॉम मिडनाइट से काउंट किया जाता है। और इसको क्या करते हैं? यूटीसी 0000 बोलते हैं, वहां से टाइम स्टार्ट होता है। आपको मालूम है। इंग्लिश स्पीकर ऑफन यूज जीएमटी इंटरचेंजेबली विथ कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। यूटीसी क्या हुआ? कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ध्यान रहेगा क्या आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट इट्स, दो जो कलर है स्टार का वो इंडिकेट क्या करता है? तो इंडिकेट करता है उसका टेम्परेचर। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। एक विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है ना फिजिक्स में, लेमडा टी इंटू टी, है ना, ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। अब समझो ध्यान से। तो जिसका लेमडा मतलब वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर उतना कम होगा। समझ रहे हो क्या? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। चलो इतना ज्यादा फॉर्मूला बता रहा, आप सोचोगे सर फिजिक्स ही पढ़ाने लगे, हम तो जियोग्राफी पढ़ रहे थे। कोई बात नहीं, समझो ध्यान से। अगर चलो अब इतना बता ही दिया तो बता ही देते हैं, है ना। तो ध्यान से समझो कि
टेम्परेचर जो है लेमडा पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली। इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा जिसका ज्यादा होगा टेम्परेचर उसका क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड अगर कोई दिख रहा, क्या रेड है, रेड स्टार दिख रहा, मतलब उसका कलर अगर रेड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेमडा उसका ज्यादा है बहुत। क्यों? क्योंकि आपको यह पता है, विबग्योर पढ़ाया होगा आपको बचपन में, क्लास 10 में पढ़ाया जाता है विबग्योर, फिजिक्स में ऑब्वियस है। तो विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। तो अगर रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर कम होगा एज कम्पेयर टू ब्लू। अगर कोई स्टार ब्लू दिख रहा, कैसा ब्लू दिख रहा, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, तो वेवलेंथ कहोगे सर उसका कम होगा वेवलेंथ, तो टेम्परेचर उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो क्लियर है क्या? तो कल को पूछे कि ब्लू स्टार और रेड स्टार, दोनों स्टार में से किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो क्या बता पाओगे क्या कि टेम्परेचर ब्लू का ज्यादा होगा, रेड का कम होगा? बोलो एकदम क्लियर। देखो यहाँ पे, ब्लू व्हाइट स्टार आर मच हॉटर देन दी सन, वेदर रेड स्टार आर कूलर। क्यों? कॉन्सेप्ट मैंने आपको होपफुली बहुत अच्छे से समझा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। A plane start flying from 30 degree north latitude and 50 degree east longitude और land at the opposite end of the earth। अपोजिट एंड का मतलब ये होता है, समझो ध्यान से, मान लो अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर यहाँ पे है, तो इसका अपोजिट जस्ट हुआ यहाँ पे। समझ गए क्या अपोजिट का मतलब? अरे भाई बोलो हाँ है ना। अपोजिट का मतलब ये हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका एक फॉर्मूला है वो आप ध्यान में रख लो, ठीक है। कि जस्ट बोले कि अपोजिट, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी से बुलाते हैं, और वो टर्मिनोलॉजी है एंटीपोड। क्या बोलते हैं उसको? एंटीपोड। द एंटीपोड ऑफ एनी लोकेशन ऑन अर्थ इज द पॉइंट दैट इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू इट्स ऑन द अर्थ सरफेस। समझो फिर से एक बार, कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो डायमीटर के थ्रू, है ना, जस्ट अपोजिट चले जाओ, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दो पासिंग थ्रू इट सेंटर, तो उसका डायमेट्रिकली अपोजिट हो जाएगा। पॉइंट ए था तो ये पी पे आ जाएगा। अब मान लो ए पर 30 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री ईस्ट था, ठीक है। तो अगर ये बी का कोऑर्डिनेट निकालना चाहो तो 30 डिग्री नॉर्थ है तो 30 डिग्री साउथ हो जाएगा, और 50 डिग्री ईस्ट है ना, तो 180 में से 50 को माइनस कर दो तो 130 वेस्ट हो जाएगा। फॉर्मूला फिर से ध्यान रखो, फॉर्मूला ध्यान से रखो, ये यहाँ पे दिया भी होगा मैंने, हाँ दिया है। ओके, कहाँ दिया है? यस, नहीं आगे दिया होगा, डोंट वरी, ये सारा कुछ इसलिए लगा दिया सच दैट आपको एकदम डिटेल में क्लियरिटी आए। देखो, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीपोड्स। क्या मैंने कहा कि दो एंगल है, मान लो फाई है और थीटा है। क्या है? ऑब्वियसली लेटिन वर्ड है, होपफुली आपको एकदम क्लियर होगा। समझ लो, ये फाई है, क्या है? फाई, और ये थीटा है, ठीक है। तो अगर फाई और थीटा हुए ना अर्थ के सरफेस पे, उसका एंटीपोड क्या हो जाएगा? -5 और थीटा प्लस -180। -5 का मतलब अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या बन जाएगा? -5 साउथ बन जाएगा। एकदम क्लियर हुआ क्या? और थीटा है तो थीटा प्लस -180 के साथ उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वो अगर ईस्ट है तो वेस्ट हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर। ओके, ये देखो, x डिग्री नॉर्थ साउथ क्या बन जाएगा? x डिग्री साउथ नॉर्थ बन जाएगा, जस्ट उल्टा। और y डिग्री ईस्ट वेस्ट क्या बन जाएगा? वो 180 माइनस y डिग्री वेस्ट ईस्ट हो जाएगा। तो एंटीपोड निकालना आपको आ गया क्या? तो इस पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन में बस ये काम की चीज है, आपको ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर? गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। व्हेन इट इज नून, मतलब 12 PM हो रहा, कब? लॉन्ग 82 डिग्री और 30 मिनट लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग व्हाट डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इट विल बी 6:30 PM। क्या? 6:30 AM। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है बताओ मेरे को जरा। 6:30 AM से लेकर 12 PM के बीच में डिफरेंस कितने का है? कहोगे सर 5.5 घंटे का है। वेरी गुड। 5.5 घंटे में मिनट कितने होते हैं? तो बोलोगे 5 × 60 + 30, है ना। तो 5 × 60 + 30 कितना हो गया? 6 पंजे 30, 3 33, मतलब 330 मिनट हो गया। क्या हो गया? 330 मिनट। आपको मालूम है, क्या मालूम है कि 1 डिग्री चेंज होने पे 4 मिनट का डिफरेंस आता है। तो 330 मिनट का डिफरेंस कब आएगा? कितने डिग्री पे आएगा? 330 को 4 से डिवाइड कर दो, जो कि आ जाएगा 8 × 32, 1 4 दूनी 8, 82.5, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट। तो 82 डिग्री 30 मिनट होना चाहिए, कहाँ पे? 6:30 AM पे। तो उतना माइनस कर दो 82 30 ईस्ट से, तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा, ईस्ट या फिर वेस्ट। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे से समझ आया, ठीक है क्या? अरे भाई हाँ है ना। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैंने बताया उसको ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट। अगर अच्छा ये वीडियो है तो अगर कुछ चीज मैं थोड़ा स्पीड स्पीड में बता दूं, आपको ना समझ आया तो उसको जस्ट पीछे जाके रिवर्स जाके थोड़ा सा फिर से सुन लिया करो, ठीक है क्या? चलो आगे क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट? ध्यान रहे, नॉट इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट पूछ रहा। तो ब्रिटल स्टार जो होता है, क्या? ब्रिटल स्टार समंदर में एक जीव पाया जाता है, उसको कहते हैं, है ना, एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। दिखाई देता हूं मैं आपको, ब्रिटल स्टार। स्टार के जैसा शेप होता है इसका, ये देखो। किधर गया किधर गया? हाँ, दिख रहा होगा आपको बढ़िया से। तो ब्रिटल स्टार जो है वो एक समुद्री जीव है, समझ रहे हो क्या?
ये है, इसको कहते हैं क्या, ब्रिटल स्टार। दिख रहा है आपको अच्छे से? वेरी गुड। तो ब्रिटल स्टार को छोड़ के बाकी सबके सब क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, मतलब जो स्पेस में मिलते हैं। पल्सर, ब्लैक होल, क्वासर, सबके सब क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। ब्रिटल स्टार क्या है मैंने समझा ही दिया, दिखा भी दिया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल जान लो कि पल्सर क्या है। एक हाईली मैग्नेटाइज रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है जो इमिट करता है बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ब्लैक होल आपको मालूम ही है, या रीजन ऑफ स्पेस टाइम जहां पे ग्रेविटी इतना स्ट्रांग होती है, इतना स्ट्रांग होती है कि वहां से इवन लाइट पास नहीं कर पाता, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। क्वासर क्या होता है, एक वेरी ल्यूमिनस और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस पावर्ड बाय अ सुपरमासिव ब्लैक होल, क्या बोलते हैं उसको, क्वासर। बोलो एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर बोला, दिस सोलर इक्लिप्स अचीव टोटलिटी ओनली इन लिमिटेड जियोग्राफिकल रीजन बिकॉज, देखो क्या होता है, ये हो गया सन, ये हो गया मून, छोटा बनाया क्यों, क्योंकि ऑब्वियस साइज उसका कम है, ये हो गया अर्थ। अब जब ये तीनों के तीनों एक सीध में होते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स, है ना, इक्लिप्स बनता है। अब अगर मून बीच में आया तो सोलर इक्लिप्स हुआ, क्यों, अच्छा नाम देखो क्या है, सूर्य ग्रहण, मतलब सूर्य पे ग्रहण लगा, किसका, बीच में मून आ गया, है ना। चंद्र ग्रहण का क्या मतलब हुआ कि चंद्रमा पे ग्रहण लगा, बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या। तो मून का जो साइज है वो तो कम है, तो सन से जितनी भी रेज आ रही, मून जो है वो उसका एक स्पेसिफिक पोर्शन ही शैडो डाल पाएगा किस पे, अर्थ पे, इसलिए एक स्पेसिफिक एरिया पे रहता है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट। तो अब ऑप्शन में देख लो कौन सा ऐसा है, द साइज ऑफ द साइड ऑफ मून ऑन द अर्थ इज स्मॉल एज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा पहला, तो करेक्ट हो गया ए। बोलो आगे बढ़ा जाए, अरे भाई बोलो हाँ ना। ओके, तो देखो, क्रिएटिंग अ डार्क शैडो ऑन अर्थ कॉल्ड, जिसको उम्ब्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उम्ब्रा। The umbra is very narrow, typically about 150 kilometer wide, and it is only covered a small area of the earth at that time. Therefore, only people who are located within the narrow path of totality can see the total eclipse, while other may see a partial eclipse या फिर no eclipse at all. बोलो एकदम क्लियर, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला है कि कंसीडर वन स्पेशल पॉइंट एट द अर्थ सरफेस, मान लो दिल्ली, और उसका टेम्परेचर एट नून 12 o'clock विल बी हायर इन समर इन कंपैरिजन टू विंटर। ऐसा क्यों भाई, एकदम सिंपल, देखो ध्यान से। समर में कहाँ पे, समर में अभी मैंने दिखाया था वो चारों के चारों कहाँ, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 21 जून, यहाँ पे क्या है 21 दिसंबर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 21 मार्च, और यहाँ है 21 सितंबर। अब ध्यान समझो, ये है हमारा सन, ठीक है, हाँ हमारा ही अर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये चारों के चारों लोकेशन ABCD क्या बता रहा, अर्थ का लोकेशन बता रहा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। मैंने डेट भी लिख दिया, 21 सितंबर, 21 मार्च और 21 जनवरी और 21 दिसंबर। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या। अब हम जानते हैं कि जो अर्थ है अपने एक्सिस पे टिल्टेड है 23.5 डिग्री, राइट। तो अगर सन यहाँ है तो नॉर्थ साइड पे उसको सबसे ज्यादा लाइट मिल रही है, इसका मतलब कि जो सन है गर्मी के टाइम पे, मतलब 21 जून को, उसका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लाई करा, सन जो है एकदम जस्ट उसके ऊपर लाई करा, इसलिए जो इंटेंसिटी है किसकी, रेडिएशन की, हीट की, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि रेज जो है डायरेक्टली ओवरहेड है, एकदम डायरेक्ट पड़ रहा। लेकिन वहीं पे बात किया जाए 21 दिसंबर, मतलब कि समर में, कहाँ पे, समर में, तो जो लाइट है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में तिरछा पड़ रहा, समझ लो क्या, इंक्लाइंड वे में पड़ रहा। दैट्स वाई जो इंटेंसिटी है, रेडिएशन है, हीट है, वो कम होगा एज कम्पेयर टू 21 जून। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या, कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हुआ, गुड। तो ये है रीजन। अब देख लो चारों में से कौन सा रीजन है, अर्थ इज मच क्लोजर टू सन इन समर, ऐसा बिल्कुल नहीं। इन विंटर द रेज फॉलिंग ऑन द अर्थ बेंड मोर टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस इन द कंपैरिजन टू समर, बिल्कुल सही बात है। बाकी दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है क्या। ओके, तो देखो, अर्थ एक्सिस बिकम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, दिस इज बिकॉज द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड बाय इतना इतना इतना, सारा कुछ समझा ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। बोलो हाँ ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट बस, नहीं यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया, ये देखो लास्ट पॉइंट हमने ध्यान से पढ़ा नहीं, फुट ऑप्शन को, डी को। इन विंटर अर्थ एक्सिस बिकम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, है ना। अर्थ के जो एक्सिस है 23 आप बताया मैंने ना, तो इस वजह से, इंक्लाइनेशन की वजह से जो रेज है वो तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कम होता है और वो कम हॉट होता है। बोलो एकदम क्लियर, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा, जबकि बी नहीं होगा। बी क्या बोला, विंटर में सन की रेज फॉलिंग ऑन द अर्थ बेंड मोर टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, है ना, बेंड मोर टुवर्ड द अर्थ सरफेस इन कंपैरिजन टू द समर। नहीं, तो बेंड मोर टुवर्ड द अर्थ सरफेस, ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है ना, ये मेरे को गलत लग रहा, तो इसलिए बी नहीं डी होगा, और ऑप्शन में भी डी ही दिया है, अदर आंसर में भी, होपफुली आपको ध्यान में रहेगा।
तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। एकदम क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लेनेट इस टर्म इज गैसियस प्लेनेट किसको बोलते हैं? आपको पता है नहीं, मतलब कि ये न्यूमोनिक्स बनाया है मैंने कि यहाँ पे मान लो सन है, क्या है, सन है, उसके बाद कौन कौन से हमारे सारे के सारे सोलर प्लेनेट है, माई, वेरी, एफिशिएंट, मदर, जस्ट, सर्व्ड अस, नट्स। तो स्टार्टिंग के जो 4 प्लेनेट है इनको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, और बाकियों को गैसियस प्लेनेट बोलते हैं। कौन कौन सा? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। बोलो हाँ ना। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून किसमें है देख लो, हो गया आंसर। मार्स तो होगा नहीं, मार्स होगा नहीं, नेपच्यून, सैटर्न, मार्स भी नहीं होगा, आंसर हो गया ऑप्शन बी। बोलो एकदम क्लियर क्या? अरे भाई हाँ है ना। ओके, कई बार देख लिया इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फीयर में, आपको मालूम है, एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो विच इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बता दिया किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद कीजिए पांचों के पांचों क्या है, ऐसे याद करो, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, फिर ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, फिर उसके बाद आता है थर्मोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर। बोलो एकदम क्लियर है क्या? पांचों लेयर अभी फिर से बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 प्लेनेट क्लोजेस्ट टू द सन आर कॉल्ड, मैंने बताया टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं, कई बार बता चुका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी वो क्या बोलते हैं? अच्छा, ये रॉकी प्लेनेट है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या रॉकी प्लेनेट, और बाकी गैसियस प्लेनेट कौन कौन से? बाकी उसके बाद जो आते हैं रॉकी प्लेनेट या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन से? मार्स, वीनस, अर्थ और मार्स, सॉरी, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। बोलो एकदम क्लियर। कंपोज मेनली ऑफ रॉक और मेटल एंड हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी, और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? अर्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ? अर्थ के सबसे समीप कौन सा स्टार है? अभी सन तो ऑप्शन में है नहीं, तो बाकी अभी आपने देखा था प्रॉक्सिमा सेंचुरी कितना था? 4.27 लाइट ईयर था, आई थिंक, है ना, क्या लाइट ईयर। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकियों के बारे में भी जानेंगे, डोंट वरी। देखो प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, एक स्टार है दैट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, कितना है? 4.24 लाइट ईयर। इसको रेड ड्वार्फ स्टार भी बोलते हैं, जो कि अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम का पार्ट है, जिसमें 3 है ना, ट्रिपल स्टार सिस्टम, याद कीजिए, ए, बी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी, या फिर रेड ड्वार्फ प्लेनेट, अभी पिछले लेक्चर में देखा था। ओके, तो बाकियों के बारे में जानते हैं। जैसे सीरियस की बात किया जाए तो सीरियस क्या है? एक ब्राइट स्टार इन दी कॉन्स्टिलेशन कैनिस। क्या है? देखो कॉन्स्टिलेशन क्या है, एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं सारे स्टार मिलके, बहुत सारे स्टार मिलके, जिसमें स्पेस में उनको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो उसका कॉन्स्टिलेशन का नाम है कैनिस मेजर, एंड इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार, कौन? सीरियस, विजिबल फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट है आर्कट्रस की बात की जाए तो ये एक ब्राइट स्टार है इन दी कॉन्स्टिलेशन बूट्स। कॉन्स्टिलेशन का क्या नाम है? ब्यूट्स, है ना, होपफुली प्रोनाउंसिएशन ठीक है। इट इज अ रिलेटिवली नियर बाई स्टार, कहाँ? एस्ट्रोनॉमिकल टर्म में, बट इट इज नॉट क्लोज एट अर्थ इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। स्पाइका की बात किया जाए तो एक ब्राइट स्टार है कॉन्स्टिलेशन वर्गो में। होपफुली आपको ये सारे के सारे कॉन्स्टिलेशन समझ आ रहे होंगे। चलो ये दिखाई देता हूँ, है ना, सच दैट आपको एकदम क्लियर रहे कि वर्गो कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या हुआ। वर्गो वर्गो विर्गो वर्गो, है ना, जो भी है, वर्गो कॉन्स्टिलेशन देखो इसको, है ना। अच्छा, इसको देखने का एक स्पेसिफिक तरीका भी होता है। आप गूगल करोगे ना हाउ टू सी वर्गो कॉन्स्टिलेशन, तो बताएगा स्टेप बाय स्टेप कौन से पहला स्टार को आइडेंटिफाई करो, है ना। फिर देखो, ये देखो वर्गो दिख रहा है आपको क्या? बोलो भाई हाँ, है ना, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं, फिर सारे के सारे देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा कि किसका किसका कौन कौन सा हाइपोथेसिस है। तो प्लेनेस्टिमल हाइपोथेसिस किसने दिया था? इसको दिया था चैम्बरलिन साहब ने। तो एक का 2 हो जाएगा, ठीक है। थर्मल कॉन्ट्रेक्शन थ्योरी आई थिंक जेफरी ने दिया था, 4 हो जाएगा। तो 2, 4 देखो कौन सा है, ऑप्शन ए में ही मिल गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मतलब 2, 4, 1, 3। बाकी डिटेल देख लेंगे क्या है कौन है ना। देखो प्लेनेटेस्टिमल हाइपोथेसिस, इसको किसने फाउंड किया था? थॉमस क्रोडर चैम्बरलिन ने, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो। दिस हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है कि फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम अकर्ड फ्रॉम द एग्रीगेशन ऑफ द स्मॉल सॉलिड पार्टिकल कॉल्ड उसको क्या कहा गया? प्लेनेटेसिमल्स कहा गया। और थर्मल कॉन्ट्रेक्शन थ्योरी में क्या है? हेरॉल्ड जेफरी साहब ने बोला कि थर्मल कॉन्ट्रेक्शन थ्योरी प्रपोज करता है कि अर्थ और अदर सेलेस्टियल बॉडी जो है बनी किससे? फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्शन एंड कूलिंग ऑफ हॉट इनिशियली मोल्टेन मास। इससे बनी क्या? अर्थ और बाकी प्लेनेट। वहीं पे जियोसिनिकल ओरोगन थ्योरी में एंटोनी कोबर कहते हैं कि मेजर माउंटेन बिल्डिंग इवेंट, जिसको ओरोजेनेसिस बोलते हैं, क्या?
माउंटेन बिल्डिंग इवेंट्स को ओरोजेनेसिस बोलते हैं। होपफुली ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट कल को किसी क्वेश्चन में आ गया तो आप कर पाओ। क्या है ये? रिजल्ट है ऑफ एक्यूमुलेशन एंड सबसिक्वेंट कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। कहाँ पे? जियो सिंक्लाइंस डिप्रेशन इन द अर्थ क्रेस्ट में। क्या? जियो सिंक्युलर ओरोगन थ्योरी। लास्ट है हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट। क्या है? रेजिनाल्ड डेली ने दिया था। क्या बोला उन्होंने इसमें कि इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी बोलते हैं। प्रपोज किया कि कॉन्टिनेंट वेयर वंस कनेक्टेड, सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक ही का पार्ट थे, है ना, एक ही थे, धीरे धीरे क्या हुए और ड्रिफ्ट हुए, एक दूसरे से दूर चले गए, जिसको ओवर द टाइम, है ना, जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं। होपफुली आपको हर एक चीज एकदम अच्छे से क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट कोई परेशानी नहीं होगा। तो जैसे कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, सच दैट आपको मोटिवेटेड रखा जा सके, आपकी प्रिपरेशन को जीवंत रखा जा सके, और इस होप में, इस आशा में कि कल को ये सारे कोट्स, शायरी, पोएम्स आप अपने मेंस एग्जाम में यूज करोगे। तो आज के लिए है कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, बस वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो अगर आप तूफानों में पल रहे हो तो कभी भी अपने आप को छोटा या फिर हीन भावना में बिल्कुल मत डालना। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखो कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। तो आप बढ़िया से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन में कठिनाइयों, तूफानों से लड़ते रहिए।